हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे थे और उससे ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा क्लियर है? कल हमने डिस्कस किया था अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम और आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रिया इन केमिकल रिएक्शंस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। दैट इज इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। बेटा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस। बेटा क्लियर है? इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन की बात करें हम लोग तो जनरली हम केमिकल रिएक्शंस को लेके उनकी कंसंट्रेशन को लेके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया। बेटा क्लियर है केस? अब देखो कैसे करते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फिर उस एग्जांपल से आपको शायद क्लियर हो जाए बेटा ये चीज कि क्या है। एग्जांपल की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो सपोज करो N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3 गैस। N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3 गैस देता है बेटा। क्लियर है? अब देखो, व्हेन रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 and H2 to NH3, when the rate of conversion of N2 and H2 to NH3 is equal to rate of conversion of NH3 to N2 and H2, जब ये रेट बराबर हो जाता है बेटा, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 and H2 to NH3 एंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ NH3 to N2 and H2, जब ये बराबर हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमने एक केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया बेटा। क्लियर है? और जो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं वो हम इस तरीके से शो करते हैं बेटा। मैंने आपको कल बताया था कि द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट अगर इक्वल हो गया है तो वहां पे क्या होगा बेटा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब ना ही आपको यहां पे 100% NH3 मिलेगी और ना ही आपको 100% वहां पे N2 और H2 मिलेगा बेटा। क्लियर है केस? तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जब केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो जाए। जो पहले वाला केस था बेटा उसमें फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रिया। तो यहां में केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज करो बेटा, लेट इट बी, मैं आपको लेट इट लेके चलता हूं इसमें कि अगर इस केस के अंदर ऐसा कुछ होता है बेटा, एट इक्विलिब्रियम the concentration of N2 and H2 as well as NH3 will रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो भी इनकी कंसंट्रेशन होगी बेटा एट इक्विलिब्रियम पे वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। अब केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं हुआ, मतलब कंसंट्रेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। अब किसी भी टाइम के ऊपर एक बारी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है तो आप किसी भी टाइम के ऊपर N2, H2 और NH3 की कंसंट्रेशन चेक करो, उनकी जो कंसंट्रेशन होंगी वो किसी भी टाइम पे आपस में इक्वल होंगी बेटा। आपस का मतलब ये नहीं है कि H2 की कंसंट्रेशन NH3 के इक्वल होगी, इट मे बी इक्वल, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब ये है
कि अगर इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, तो अटेन करने के बाद अगर आप N2 की कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो आफ्टर 10 मिनट्स बेटा, तो व्हाट विल हैपन, सपोज करो कि N2 कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर है, तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद अगर आप उसको दोबारा से चेक करोगे हाफ एन आवर के बाद और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो फिर से आपको एक N2 कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर ही मिलेगी, उससे ज्यादा या कम नहीं होगी बेटा। समझ रहे ना आप केस? तो वो केस आपको याद रखना है यहाँ पे कि N2 कंसंट्रेशन किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, इसी में अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में। अब बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम तक ले जाती है बेटा। एग्जांपल देता हूं, तो मैंने एग्जांपल दे दिया बेटा ये वाला। अब दूसरा एग्जांपल देखो, बी रिएक्शन। अगर हम डिस्कस करते हैं बी रिएक्शन को, तो यहां पे आएगा आपके पास H2 गैस प्लस I2 गैस will give you 2HI, ये मिल जाएगा। H2 गैस प्लस I2 गैस, इट विल गिव यू 2HI बेटा। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, ये गैसियस फॉर्म में ही फॉर्म होगा 2HI। तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम में इसी तरीके से आप कह सकते हो बेटा CaCO3 प्लस CO2, इट विल आल्सो शो यू इक्विलिब्रियम इफ CaO प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है एंड ये गैस है बेटा। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये आएगा। डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। ठीक है, डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं इसकी, और ये फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, that CaCO3 is equal to the rate of formation of CaCO3 from CaO plus CO2 से। अगर ये बराबर है तो दिस रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन किसमें होगी बेटा, इक्विलिब्रियम में शो करेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये आ गया बेटा एक केस। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इन्यूमरस एग्जांपल लिख सकते हैं अगर आप इक्विलिब्रियम केस में शो करना चाहो तो बेटा। डन। अब देखो, इसी इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा आगे हम लोग, तो कुछ केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। केस मतलब कि इस इक्विलिब्रियम पे होता क्या क्या है बेटा। ठीक है, तो पहला जो केस मैं बता रहा हूं आपको, वो बताऊंगा ग्राफ इसका। आई विल लेट यू नो द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ की बात करें और कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन एंड टाइम की बात करें, तो मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखता हूं। सपोज करो ये रिएक्शन है बेटा, ये प्रोडक्ट के लिए है। कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जा रही है, और कुछ ऐसा आएगा ये रिएक्टेंट के लिए बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है। ठीक है, अब देखो इनिशियली क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा इस रिएक्शन के अंदर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, बराबर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप कहोगे कि इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। व्हाट यू विल से, द रिएक्शन हैज बीन अचीव्ड equilibrium at this particular point because the rate of conversion of concentration from reactant to product and product to reactant are equal at this point बेटा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे दोनों का रेट इक्वल है, इसलिए ये जो लाइन शो करेगी दैट विल शो इक्विलिब्रियम बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम? कैरेक्टरिस्टिक of इक्विलिब्रियम बेटा। ठीक है, इफ टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, देखो हमारे पास पहला केस, फर्स्ट, इक्विलिब्रियम इज ऑफ डायनेमिक नेचर। इक्विलिब्रियम इज ऑफ डायनामिक नेचर बेटा।
ये डायनेमिक नेचर का इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम इज ऑफ डायनेमिक नेचर। ठीक है बेटा, अब देखो इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का है तो हम कैसे बात करेंगे यहां पे, और हम क्या कहेंगे बेटा, सुनो ध्यान से। हम कहते हैं इस केस के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, कि एक रिएक्शन ले लेता हूं पहले मैं। I'll take an example over here, so you will understand that thing very easily. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में ले लिया यहां पे H2 गैस प्लस I2 गैस will give you 2HI गैस। क्लियर है? अब देखो इनिशियली क्या होगा, अगर इनिशियली बात करूं मैं यहां पे, तो इसकी कंसंट्रेशन कुछ और हो सकती है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ और हो सकती है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, 0। इनिशियल तो यही होगा ना कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और इनिशियली क्या है, एच की कंसंट्रेशन ए है और I2 कंसंट्रेशन बी है, और प्रोडक्ट बना ही नहीं है। लेकिन आफ्टर टाइम टी एट इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा हम, तो क्या होगा यहाँ पे, हो सकता है कंसंट्रेशन इसकी एक्स अमाउंट से कम हो गई है, इसकी भी कंसंट्रेशन एक्स अमाउंट से कम हो गई है, तो इसकी कंसंट्रेशन 2x अमाउंट से बढ़ जाएगी बेटा इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम आया है उस पे जो कंसंट्रेशन आ रही है बेटा, ये वाली केस की H2 की, वो A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर है। ठीक है, और इसकी कितनी आ रही है, B माइनस एक्स मोल्स पर लीटर बेटा। क्लियर है, और इसकी कितनी आ रही है, 2x। तो ये जो कंसंट्रेशन आ रही है यहाँ पे A माइनस एक्स और B माइनस एक्स आ रही है, ठीक है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन इफ द रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद जब भी आप इस रिएक्शन को चेक करोगे कंसंट्रेशन, तो आपको कंसंट्रेशन यही मिलेगी इन दोनों की और इसकी भी। ठीक है, अब देखो जब इनकी कंसंट्रेशन इतनी हो गई बेटा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि रेट ऑफ कन्वर्जन of reactants is equal to rate of conversion of product, conversion of product। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इस तरह की कंडीशन आ जाती है बेटा, तो हम उस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। व्हाट वी कॉल इट, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इक्विलिब्रियम की, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस आता है जहां पर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट का केस बनेगा। ठीक है बेटा, चलो अब देखो इसका सेकंड पॉइंट, एनी प्रॉपर्टी of system remains constant at equilibrium। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बेटा, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। किसी भी प्रॉपर्टी को आप कंसिडर कर लो, that property will remain constant at equilibrium। वो इक्विलिब्रियम पे प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। थर्ड केस देखो बेटा, इक्विलिब्रियम will be, equilibrium will be always attained in closed container। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अचीव किया जाएगा या अटेन किया जाएगा। फोर्थ, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कैन बी achieved from either direction
ऑफ रिएक्शन, कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है रिएक्शन की, ठीक है। फिफ्थ, कैटलिस्ट can't affect इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट किसी भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है बेटा। ऐसा नहीं होता कि कैटलिस्ट किसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेंज कर देगा, अल्टर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इक्विलिब्रियम की। बेटा नोट करो जल्दी से इन्हें बेटा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास कौन कौन से और केसेस आते हैं जहां पे हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो पहला केस बेटा हमारे पास यहां पे आएगा, दैट विल बी लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें हम, तो देखो क्या कहेंगे हम। कहते हैं बेटा यहां पे सुनो ध्यान से, गुलबर्ग एंड वागे ने इस लॉ को दिया था, और इस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट है इसमें, दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल लॉ है बेटा। सेकंड, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है सिर्फ वहीं पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं और एक्शंस पे नहीं लगाएंगे बेटा। क्लियर केस, ये केस बेटा गुलबर्ग एंड वागे ने इसको दिया था। एंड अब बताता हूं आपको इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बेटा, स्टेटमेंट को चेक करने से पहले आपको एक रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं उसकी, ए विल गिव यू बी, ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब आप स्टेटमेंट दे सकते हो इसकी, कैसे? उन्होंने कहा था कि इट स्टेट्स दैट the rate of
reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants at a particular temperature. That states that the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of the reactants at a particular temperature. तो अब इस पे देखो बेटा, rate is directly proportional to the concentration of the reactant. A इसमें एक है तो हमने ए लिख दिया. अब we want to remove this proportionality sign, तो क्या आएगा? R is equal to small k into A. Rate is equal to क्या आ गया बेटा? Small k into A. अब इस small k को हम बोलते हैं rate constant और velocity constant. What we call it? Rate constant और वेलोसिटी कांस्टेंट कह देते हैं इसके को. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ दैट रिएक्शन, द रेट ऑफ दैट रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या प्रेशर पे ये केस आना चाहिए बेटा. ठीक है, अब देखो इसी के आगे बेटा, अगर हम बात करें इसी में, अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं, देखो मेरे पास रिएक्शन है कोई, ये ए रिएक्शन ले ली सपोज करो और ए बी रिएक्शन, ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, ये केमिकल रिएक्शन ले ली बेटा. नाउ आई वांट टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, द रेट लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं, तो क्या होगा बेटा यहां पे? R is equals to rate of any reaction. It states that the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant. लेकिन हमारे पास यहां पे क्या है बेटा? B, A, C and D. B, A, C, D बेटा. क्लियर है? अब इस केस में क्या है कि इस पूरे रिएक्शन की जो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और ये सारे के सारे इसके स्टोइकियोमेट्री है. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या आएगा? रेज टू पावर ए एंड रेज टू पावर बी. तो अगर आपके पास कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हैज सम स्टोइकियोमेट्रीज, तो आप कहोगे कि वहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरीके से, या सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरीके से शो करके आएंगे. अब देखो बेटा, इसी में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं कि डेफिनेशन क्या होगी, तो भी आप याद रख सकते हो बेटा इसकी डेफिनेशन. देखो मैं यहां लिख रहा हूं डेफिनेशन बेटा इसकी. ठीक है, क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of directly proportional to the product of concentration of reactants to which each concentration term raised to the power stoichiometry
स्टोक्योमेट्री ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये केस आ गया बेटा। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन मेंशन करना चाहते हो तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। जितनी उसकी बैलेंस रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री होगी उस स्टोक्योमेट्री को आप रेज टू पावर की फॉर्म में लिखोगे, एंड दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या बेटा हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का केस आता है बेटा। ठीक है, अब देखो देखो डाब, अब बात करते हैं इसमें दूसरे केस की। देखो अब इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास दूसरा केस है। ठीक है, अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करनी है हमें। तो मैं देखो इसमें क्या कहूंगा, एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं मैं यहां पे भी। फिर आप बताना मुझे क्या है, ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी बेटा। ये रिएक्शन ले लिया मैंने। ठीक है बेटा, अब इस रिएक्शन में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी बेटा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं आर एफ। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको आर बी लिख देते हैं बेटा, दैट इज इक्वल्स टू के बी सी कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है ना, क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा बेटा, जो आर एफ है दैट विल बी इक्वल टू आर बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तो आप यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्या आ गया, के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी, के बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी बेटा। अब देखो ये क्या आया, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू ये आ गया बेटा। अब इस टर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल के कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए
एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। दिस कैपिटल के, जो कैपिटल के यहां पे शो कर रहा हूं मैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज व्हाट बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन? कैपिटल के जो है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, सुनना ध्यान से, के, कैपिटल के डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कैपिटल के। कैपिटल के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है बेटा। समझ आई ना बात? किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन के, does not depend on concentration, pressure, impurities, एक्सेट्रा। इन चीजों पे वो डिपेंड नहीं करता बेटा। के डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर, इंप्योरिटीज एक्सेट्रा। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा? के जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये बात याद रखें बेटा, ठीक है। और सुनो बेटा, हायर द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, ठीक है, हाई will be the product yield। जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, उतना आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है, और जितनी के की वैल्यू कम होगी उतना प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा। तो के की वैल्यू को दो अलग अलग रिएक्शन दे रखी है और वहां पे के की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो के की वैल्यू को आप इस तरीके चेक कर सकते हो, जिस जगह पे ज्यादा दे रखी होगी वहां पे आप क्या करोगे बेटा? हाई वैल्यू दे रखी होगी जहां पे बेटा, वो शो कर दोगे, और जहां पे लो दे रखी होगी वैल्यू, वहां पे आप कह दोगे कि जिसमें हाई है तो आप बोल दोगे इस वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है, और जहां पे लो दे रखी है आप कहोगे इस वाले रिएक्शन में के की वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट क्या बना है? कम बन गया बेटा। क्लियर है केस? तो वो हाई वैल्यू के की वैल्यू देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से। देखो बेटा, क्लियर है कैसे वाला? अब बात करते हैं, देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई आपको रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन में कोई आपसे पूछे कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तो उस रिएक्शन में क्या हम के कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? नहीं ना बेटा,
क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी कैलकुलेट किया जाता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। तो इसके लिए क्या किया हमने, एक नया फैक्टर डिवाइस किया बेटा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट बेटा, वी कॉल इट रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट दिस विद कैपिटल क्यू। ठीक है बेटा। अब देखो इस केस में मैं क्या कहूं आपसे कि रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है और कैपिटल क्यू से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे हम ये कहेंगे, देखो केस कोई भी रिएक्शन ले लो, सपोज करो आई हैव टेक दिस पर्टिकुलर रिएक्शन A प्लस B विल गिव यू C प्लस D। अब हमें नहीं पता कि दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये केस आ गया बेटा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस केस के अंदर हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर की रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इन विच दैट रिएक्शन मे बी प्रोसीड बेटा। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन का वेट करेंगे कि रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में जाती है। हम हर एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन चेक करते रहेंगे, और जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाए बेटा, ए और बी का जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, अगर वो सी और डी के रेट ऑफ कन्वर्जन के बराबर हो जाए, ए और बी इधर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सी और डी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो रेट ऑफ कन्वर्जन बराबर हो जाता है बेटा, तो हम उसको बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। अगर रेट ऑफ कन्वर्जन बराबर नहीं है, किसी कंसंट्रेशन हमें कुछ और मिल रही है, किसी कुछ और मिल रही है, तो हम उसको रिएक्शन को ऐसा इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं ग्राफिकली, आपको शायद आपको थोड़ा सा समझ आए बेटा। ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने की कोशिश की। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इस केस के अंदर एक रिएक्शन है, सपोज करो A प्लस बी है। ठीक है। तो A प्लस बी की कंसंट्रेशन तो कम होगी ना बेटा। आप कहते हो ये A की कंसंट्रेशन, ठीक है, हमने B की कंसंट्रेशन कम ली थी बेटा, सपोज करो, तो आप बोल दोगे ये B की कंसंट्रेशन है। ठीक है। फिर जैसे C की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बेटा, तो आप बोल दोगे ये C की कंसंट्रेशन, और D कंसंट्रेशन और बढ़ रही है, तो आप बोल दोगे D की कंसंट्रेशन। डन। अब देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर देखो, यहां पे इनिशियली क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम A और B की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और यहां पे इनिशियली A और C और D की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बेटा। क्लियर है। एक ऐसा पॉइंट आता है इस रिएक्शन में, जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या आ गया बेटा, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ C एंड D। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके बेटा हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। विल गेट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, इक्विलिब्रियम मिलेगा बेटा इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, देखो इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट के केस के अंदर कि A, B और C और D का केस है। ठीक है। तो वो केस वहां पे शो कर दिया और ये आ गया। अब हम बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, कि क्या केस हो रहा है, किस तरीके से हम ये शो करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का केस है, जो भी केस है बेटा ये वाला। ठीक है। अब यहां पे हम क्या शो करते हैं, सुनना ध्यान से, कि अब इससे पहले हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बाद भी हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई फर्दर चेंज आता है तो अब देखो कैसे, पहला केस लेता हूं बेटा,
फर्स्ट केस जब हमने कैलकुलेट की कंसंट्रेशन ए बी सी डी की, तो हमें पता चला द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन की बात नहीं करते बेटा, ए की बात, क्यू की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द क्यू। विल टॉक अबाउट द क्यू, विल नॉट टॉक अबाउट कंसंट्रेशन, विल टॉक अबाउट क्यू। बेटा क्या कहेंगे, देखो, इफ क्यू इज लेसर देन के, अगर Q की वैल्यू K से कम है तो, इफ Q इज स्मॉलर देन K, अगर Q की वैल्यू K से कम है बेटा, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा, फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। डन। इफ Q इज लेसर देन K, नहीं बेटा के नहीं लिखेंगे हम, 2 मिनट रुक जाओ यहाँ पे, के की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। बेटा 2 मिनट चेक करो इसको, आप लिखो, नोट करो, बताता हूं आपको। लेट मी थिंक बेटा, इसमें अगर Q की वैल्यू Q इज लेसर देन K, अगर Q की वैल्यू K से कम है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि Q की वैल्यू K से कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास A और B की वैल्यू ज्यादा है, A और B की वैल्यू ज्यादा है, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन proceeds in forward direction. B, if Q is greater than K, अगर Q K से बड़ा है बेटा, Q की वैल्यू K से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, CD की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा। थर्ड, अगर Q की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू K आ गई बेटा, तो हम कहेंगे रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम बेटा। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन किस में बेटा, इक्विलिब्रियम में है। अगर Q की वैल्यू K के बराबर आती है, तो इस रिएक्शन क्वेश्चन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं whether the reaction is in equilibrium or not। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो Q की वैल्यू K के बराबर होगी, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो Q की वैल्यू K से ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक है बेटा, क्लियर केस। चलो देखो बेटा, ये केस है हमारा आज के लिए। आज के लिए हम इतना ही वीडियो लेक्चर लेके चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के बारे में। टिल देन आप ध्यान रखिए बेटा, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।